हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेथड ऑफ टीचिंग आर्ट। आर्ट को टीच करने के जो मेथड्स हैं, तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सेकंड है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड है इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन मेथड। तो शुरू करते हैं पहले टीचिंग मेथड से कि टीचिंग मेथड होता क्या है। तो टीचिंग मेथड क्या होता है? एक टीचर के द्वारा यूज़ किए जाने वाला मेथड, स्ट्रैटेजी या तरीका कि जिससे क्या है लर्निंग इफेक्टिव हो। ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर पे कि कैसा सब्जेक्ट है, और नेचर ऑफ लर्नर, लर्नर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैथ के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, अदर साइंसेज फिजिकल साइंस है उनके लिए होरिस्टिक मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आर्ट के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड। ऐसे ऐसे उस पर डिपेंड करता है ये कि सब्जेक्ट मैटर कैसा है और नेचर ऑफ लर्नर कैसा है, बच्चे किस मेथड से इफेक्टिवली सीखते हैं। तो अगर हम देखें तो टीचिंग मेथड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं? वो मेथड जो क्या फोकस करते हैं टीचर पे, जिनमें क्या है टीचर एक्टिव होता है परंतु जो लर्नर है वो पैसिव होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल टाइप का है, जिसमें क्या है कि मेन फोकस किस पे होता था? टीचर पे होता था। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे का उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। इस टाइप के मेथड में क्या होता है, जो टीचर सेंटर्ड होते हैं इनमें जो क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट है वो स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद है जो लर्नर है उसको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ या कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने की इतनी छूट नहीं होती है कि हाँ वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद है स्टूडेंट सेंटर्ड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या आता है कि इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस है, इसमें क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बोथ साइड से, टीचर की भी और लर्नर की भी। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसको फ्रीडम होती है नॉलेज एक्वायर करने की बाय आस्किंग क्वेश्चन, कि टीचर से क्वेश्चन पुट करे, अगर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो बोल सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लेक्चर और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर मीन्स टू प्रोवाइड टीचिंग इन फॉर्म ऑफ स्पीच, जैसे टीचर नॉलेज दे रहा है बच्चे को इन द फॉर्म वर्बली दे रहा है, बोल के पढ़ा रहा है बच्चे को, या ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा है, जिसमें क्या है कि बच्चा पैसिव लर्नर है, बस टीचर बोल रहा है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें क्या है कि शो कर रहा है, दिखा के पढ़ा रहा है या कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता रहा है। अगर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को कंबाइन करके देखें तो ये बनता है जिसमें फीचर्स है बहुत, लेक्चर मेथड की भी और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की भी। अगर हमें पेपर में आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले लेक्चर मेथड के बारे में फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड है, चोक एंड टोक मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर इज एक्टिव लर्नर, लर्नर इज पैसिव। इसमें क्या है जो टीचर है वो एक्टिव होता है और लर्नर क्या है पैसिव होता है। मीन्स लर्नर की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती है, बस उसका काम ऐसे होता है कि टीचर पढ़ा रहा है बस सुन रहा है, बस उसने क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता है, अपने आइडियाज़ नहीं दे सकता है, टीचर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिर्फ टीचर ही बोल रहा है। ईजी टू यूज़ टू लार्ज ग्रुप, ये लार्ज ग्रुप के लिए ईजी होता है जो लेक्चर मेथड होता है, कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर क्या है वर्बली उनको नॉलेज इंपार्ट कर रहा है। उसके बाद है सेम टाइम एंड मनी। इसमें क्या है टाइम की सेव होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना इस मेथड से ईजी होता है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डूइंग मेथड, जिसमें क्या है करते हैं, टीचर क्या है परफॉर्म करके दिखाता है बच्चों को कि ऐसे होगा। इसका ये प्री प्लान होता है, इसमें क्या पहले प्री प्लान बनता है, टीचर प्लान बनाता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनती है कि कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट करना है। लर्नर कैन सी एंड हियर, इसमें क्या है जो स्टूडेंट है वो देख भी सकता है सुन भी सकता है। उसके बाद है मोर सेंस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या है जैसे हमारी आइज़, हमारी देखने की, हमारी सुनने की, सारी हमारी सेंसेस यूज़ हो रही हैं, तो इससे क्या है हमारी एबिलिटीज़ बढ़ती है। इजी टू अंडरस्टैंड, ये जो मेथड है इजी अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि क्या जो चीज़ हम ऐसे करते हुए देखते हैं उस चीज़ को हम इजीली अडोप्ट कर लेते हैं। उसके बाद है डेवलप साइकोमोटर एंड कोग्निटिव डोमेन, हम करना भी सीखते हैं और हमारी मेंटल एबिलिटीज़ भी बढ़ती है। तो ये बोथ डोमेन्स, साइकोमोटर और कोग्निटिव, दोनों डोमेन्स को डेवलप करता है। उसके बाद है लीड एक्सपीरियंस फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हमें फिजिकली दिखाया जाता है, फिर हम उसको इमेजिनेशन में ले जाके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। उसके बाद है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या होता है इसमें? क्या है वो मेथड जिसमें फीचर्स हो दोनों मेथड्स की, लेक्चर मेथड की भी और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स की भी।
इसमें क्या है, जो लेक्चर मेथड की कमियां थी, उसमें फॉल्ट्स थे, उनको रिमूव किया जाता है, और जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड थी उसकी जो मेरिट्स है उनको उसके साथ कंबाइन किया जाता है। ये एक सिंपल मेथड है। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन गोइंग साइमल्टेनियस। इसमें क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन भी करता रहता है, लेक्चर भी देता रहता है और डेमोन्स्ट्रेट भी करता रहता है। इंस्ट्रक्टर आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। जो टीचर है वो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू द कंटेंट, और जिस टाइप का वो मेथड पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट मैटर से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट रिमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसमें क्या है, बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, उसको अलो किया जाता है कि वह क्वेश्चन पुट करे, उसके दिमाग में कोई आइडियाज आ रहा है या कुछ उसे गलत लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो उसके बारे में बताए। उसके बाद है स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में स्टेप्स है, सबसे पहले प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। उसके बाद फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हर मेथड्स में होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन होती है, जैसे ही कंटेंट डिसाइड हो गया उसके बाद टीचर ऑब्जेक्टिव फॉर्म करता है। उसके बाद रिहर्सल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन करनी है टीचर उसको रिहर्स करता है, उसको प्रैक्टिस करता है कि जो उसने परफॉर्म करनी क्लासरूम में जाके। ये बिफोर द क्लासरूम, क्लासरूम से पहले होती है ये। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन फ्रेम करता है जो वो टीचर्स ने पूछने होते हैं बच्चों से। कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल उसको सपोर्ट में चाहिए होता है, उन मटेरियल की कलेक्शन और अरेंजमेंट करते हैं कि मुझे पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए। सेकंड स्टेप है इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या है, लेसन को इंट्रोड्यूस करता है टीचर और बच्चों को मोटिवेट करता है, उनका इंटरेस्ट देख के, उनको इंटरेस्ट को डेवलप करके स्टूडेंट इन्वायरमेंट बनाता है कि जिससे क्या है बच्चों की अटेंशन गेन कर सके और बच्चे क्या है फोकस करे कि टीचर क्या बोल रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। टेलिंग स्टोरी, बच्चों को स्टोरी के माध्यम से भी अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वहाँ पर लेके आ सकता है, जिससे क्या है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो। सिंपल होता है, सिंपल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद है थर्ड स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उसको कंसिडर करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया या किस तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद है आस्क क्वेश्चन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। जब टीचर उनको पढ़ा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, करके बता रहा है, तो टीचर क्या उनसे क्वेश्चन पूछेगा रिलेवेंट कि इसका क्या होगा, जो उसने फ्रेम किए थे फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद प्रोवाइड इलस्ट्रेशंस, मीन्स वो उनको कर बना के दिखाएगा, ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना के दिखा देगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उसकी वर्किंग को बता सकता है। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ करेगा टीचर वो सिंपल होगी। डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी क्लियरली विजिबल टू ऑल लर्नर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बच्चों को विजिबल ही नहीं है, वो विजिबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्प्ले ऑफ टीचिंग एड स्टेप बाय स्टेप। जो प्रॉपर टीचिंग एड्स टीचर यूज़ करेगा वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक ही बार में सारी टीचिंग एड्स यूज़ कर दी। उसके बाद है टीचर शुड बी ऑडिबल एंड विजिबल, कि जो टीचर का साउंड है वो पीछे तक जाना चाहिए ताकि बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ लेक्चर भी मिले कि आखिर टीचर करके क्या बताना चाह रहा है हमें। उसके बाद है लास्ट स्टेप है ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसमें क्या है कि टीचर समराइज करेगा जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉइंट्स थे, जो आइडियाज़ थे, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है उसमें डायग्राम और स्केचेस भी बनाएगा। तो ये थे इसके स्टेप्स। इसके बाद पढ़ते हैं हम मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये एलसीडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए। इसमें सबसे पहले है सेव मनी एंड टाइम। इसमें क्या है, टाइम कम लगता है। सेकंड है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सॉरी फर्स्ट में से सेव मनी एंड टाइम मीन्स इतना कॉस्टली नहीं होता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि इसमें बोथ टीचर एंड स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, उसमें क्या है बच्चे को अलो करते हैं कि वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, बाय आस्किंग क्वेश्चन वो नॉलेज गेन कर सकता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ मोर सेंसेस। पीछे पढ़ा हमने कि इसमें क्या है, मोर सेंसेस का यूज़ होता है, बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहा है। उसके बाद है एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या है, टीचर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल करके बताता है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। उसके बाद है इंटरेस्टिंग, ये मेथड इंटरेस्टिंग होते हैं। नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज गेन होती है। मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, थोड़े समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होती है। उसके बाद है मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव होते हैं, बच्चे की लर्निंग क्या है ईजी होती है। उसके बाद है इजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के लिए इजी होता है। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट, अभी बच्चा क्या करना सीख रहा है कि टीचर कैसे कर रहा है, तो उसमें स्किल्स आती है, कोग्निटिव, मेंटल और साइकोमोटर, ये सारी स्किल्स की डेवलपमेंट होती है उसमें। उसके बाद है इसकी डी मेरिट्स। जो इसकी मेरिट्स है, ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है मेथड्स में सेम सेम सी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप इन मेरिट्स को याद कर लो, फिर अकॉर्डिंग टू मेथड्स आप लिख सकते हो उसकी मेरिट्स को। उसके बाद है इसकी डी मेरिट्स।
तो डीमेरिट्स में क्या होता है, विजिबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट में स्टूडेंट्स होते हैं उनको विजिबल नहीं होता कि टीचर क्या डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है, क्योंकि वो तो फ्रंट में खड़ के बताएगा टेबल पे रख के कि ये ऐसे प्रैक्टिकली हो रहा है और फिर लेक्चर देगा। बच्चों को विजिबल ऑडिबल अगर हो सके, पर विजिबली कई बार बच्चों को नहीं होता है, तो ये इसकी डीमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद है डज नॉट कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कई बच्चों को नहीं समझ आता है, तो टीचर का मेन फोकस ये नहीं होता, वो इंडिविजुअल को नहीं देखता, वो होल क्लास को देखता है, अपना लेक्चर दिया और डेमोन्स्ट्रेट किया, बस चले गए, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर नहीं कर रहा है। उसके बाद है स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। कई बार एक्सपेरिमेंट बहुत ही स्लो होता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी स्पीड भी मैटर करती है। तो ये भी इसकी डीमेरिट है कि ज़्यादा स्पीड में बच्चे को नहीं समझा रहा है, स्लो स्पीड में है तो टाइम कंज्यूमिंग है। हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ लैबोरेटरी स्किल्स। मीन्स क्या है कि टीचर करके बता रहा है बच्चे को, जो लैब स्किल्स बच्चे में खुद से डेवलप होनी थी वो टीचर बता रहा है, तो बच्चे की जो इनर स्किल्स आनी थी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी इससे, वो उनको ढक लेते हैं। उसके बाद है डज नॉट कवर होल सिलेबस। ये पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकता। अगर आप हर सिलेबस को ऐसे ही करने, हर कॉन्टैक्ट को ऐसे करने लगे कि लेक्चर का हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर डोमिनेंट होता है। इसमें क्या है, टीचर लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ज़्यादा रोल किसका है, टीचर का है, तो टीचर डोमिनेंट हुआ। समटाइम्स टीचर फेल्स। कई बार ऐसे होता है कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करने में फेल हो जाता है, तो वो भी इसकी डीमेरिट है। उसके बाद है नो लर्निंग बाय डूइंग। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जिसमें क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। नाम से पता चल रहा है कि जिस मेथड में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इसमें क्या है, ये सबसे कॉमन मेथड है, यूज्ड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थिंग्स अराउंड अस बाय ऑब्जर्विंग। जैसे हम कई चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करके, देख कर ही उनको ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिनेशन में ले जाते हैं, तो हम सीख जाते हैं, तो वो है। उसके बाद है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक मेथड। मीन्स जैसे बचपन से ही बच्चे क्या है, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से करे, तो ये बेसिक और फंडामेंटल मेथड है सीखने का। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड डज नॉट मीन्स जस्ट सीइंग थिंग्स, बट इट इज़ केयरफुली वॉचिंग द थिंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस चीज़ों को देख रहे हैं, उनको देखना है बड़े ही केयरफुली, और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, क्या इनके पीछे का मोटिव क्या है, या इनके पीछे का रीज़न क्या है, ये ऐसी क्यों है। उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखें, तो ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी ने कहा था कि ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्यूरेट वॉचिंग नोटिंग द फिनोमिना बाय विच दे अक्कर इन द नेचर एंड रिगार्ड टू द कोज एंड इफेक्ट्स। कि सबसे पहले क्या है कि एक्यूरेट वॉचिंग है, मीन्स हम वॉच कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली, उसके बाद जो फिनोमिना हो रहा है उसको नोट कर रहे हैं, और वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कोज और इफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो होती है ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है फॉर आर्ट एंड ड्रामा, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग आर्ट एंड ड्रामा। बच्चा जैसे ऑब्जर्व करता है कि कैसे बन रहा है, उसी तरीके से वो उस चीज़ को फ्रेम कर सकता है, स्केच बना सकता है उस चीज़ का। अब अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, तो इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है अफेयर ऑफ आइज। इसमें क्या है, बच्चा आंखों से देख के सीखता है, तो इसमें क्या है, आइज का अफेयर है, तो बच्चे के क्या है, दिमाग में वो चीज़ कंसीव हो जाती है कि ये ऐसे हुआ था। उसके बाद है इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। अभी इसमें क्या है, हम देख भी रहे हैं, देखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमें आइडिया कॉन्सेप्ट आया हम उसको दिमाग में भेज रहे हैं, तो मेंटल एबिलिटीज़ भी हो रही हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ भी और फिजिकल एक्टिविटीज़ दोनों हो रही हैं। उसके बाद है एग्जैक्टनेस और स्पेसिफिक। अब हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे तो नहीं है कि हम हर चीज़ को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कंटेंट हमें लग रहा है कि इसके पीछे कुछ रीज़न होगा या इससे कोई नॉलेज गेन होगी, तो इसलिए ये स्पेसिफिक होता है। इसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, कुछ गोल होता है हमारी, कुछ हमने एम किया होता है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट स्टडी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्टडी होती है, हमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है या कोई टीचिंग एड की ज़रूरत नहीं है, हम क्या है ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। इस मेथड में वेरीफाई करते हैं हम, इसमें वेरीफिएबल होता है कि हाँ जो हमने ऑब्जर्व किया वो ठीक था या गलत था। इमीडिएट रिजल्ट, इसमें क्या है, हमें रिजल्ट ऐसे नहीं है कि हम कुछ कंसीव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर हम उसको चेक कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन से इमीडिएट रिजल्ट मिलता है कि हाँ हमें मिल चुका है या हमने नॉलेज गेन कर ली है। उसके बाद है डेफिनेट एम। इसका जो एम होता है वो डेफिनेट होता है, क्योंकि हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम कुछ एम सेट करते हैं, उसके बाद ही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऐसे विदाउट एम और ऑब्जेक्टिव्स के हम क्यों ऑब्जर्वेशन करेंगे जब हमें कोई नीड ही नहीं है। उसके बाद है सिस्टेमेटिक।
जो ऑब्जर्वेशन है ये सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप चलती है। उसके बाद है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसके जो स्टेप्स है इसमें सबसे पहले है डिटरमाइन हु व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड, मीन्स किसे या क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले ये पता करना है। सेकंड है डिटरमाइन एस्पेक्ट्स दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। अब पता चल गया कि क्या ऑब्जर्व करना है या किसे ऑब्जर्व करना है, अभी यह है कि कौन से एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। अभी होल में तो बहुत कुछ आता है, तो इसमें जो है करैक्टरिस्टिक्स क्या, उसकी विशेषताएं, उसके एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर, इन चीज़ों में से किसे हमको ऑब्जर्व करना है। थर्ड है हमारे पास डिटरमाइन वेयर एंड व्हेन विल बी ऑब्जर्वेशन मेड, कि कहाँ पर और कब, मतलब कौन से टाइम और किस जगह पे ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद है फोर्थ है डेवलप द ऑब्जर्वेशन गाइड, मीन्स ये डायरी टाइप होती है जिसमें क्या है ऑब्जर्वेशन गाइड, जिसमें हम अपने वेरियस ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट करके उसमें लिखते हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद है पायलट टेस्ट द ऑब्जर्वेशन गाइड, जो टीचर होता है वो टेस्ट करता है, चेक करता है गाइड को कि क्या बच्चे ने ऑब्जर्वेशन गाइड सही बनाई है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाई है, कि कैसी ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद है ट्रेन द ऑब्जर्वर्स एंड हैव देम प्रैक्टिस, जो टीचर है वो बच्चे को क्या करेगा, ट्रेन करेगा और उन्हें प्रैक्टिस करवाएगा कि कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे चीज़ों के कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना है, क्या उनके एट्रीब्यूट्स देखने हैं, कब करना है, कितना टाइम लगाना है। उसके बाद है कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करनी है। तो ऑब्जर्वेशन में हम लिख सकते हैं कि इमिटेट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एट्थ स्टेप है एनालाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन की उसको एनालाइज करना है और उसको इंटरप्रेट करना है। नाइन्थ है राइट अप एंड यूज़ योर फाइंडिंग्स, मीन्स हमने रिकॉर्ड करना है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसको रिकॉर्ड करना है, राइट डाउन करना है उसको। तो ये थे इसके स्टेप्स। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की, डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। उसके बाद सेकंड है एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा, जो हमें डाटा मिलता है हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं तो हमें एक्यूरेटली मिलता है, जो एग्जैक्टली है हमें वही मिलता है, रिलायबल मतलब रिलेटेड होता है उससे। उसके बाद है डेवलप ऑब्जर्वेशन पावर, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन्हांस होती हैं। टाइम सेविंग, टाइम सेव होता है, इससे हम कहीं भी बैठ के इसको क्या बोलते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल मेथड है, अभी ऐसे है कि किसी भी सिटिंग में इसको कर सकते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन तो किसी भी फील्ड में की जा सकती है, इसलिए तो यूनिवर्सल मेथड है। उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ करता है। उसके बाद है डेवलप क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट होती है। यूजफुल इन अर्ली स्टेजेस, जैसे छोटे बच्चे हैं जो ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं, वो चीज़ों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं, तो उस स्टेज में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस देखें तो लैक ऑफ क्लैरिटी, इसमें क्या है कि क्लैरिटी की कमी हो सकती है, कि जैसे बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है अभी उसे पता नहीं है कि वो किस तरीके से कंसीव कर रहा है किस चीज़ को, तो क्लैरिटी का कमी हो सकती है उसमें। उसके बाद है ड्यूरेशन डिपेंडेंट, ये टाइम पे भी डिपेंडेंट करती है, अभी ऐसे नहीं है ना कि एक चीज़ को टीचर आप लोग को पूरा दिन दे दे कि ऑब्जर्व करते रहो, स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि आपने क्या नॉलेज गेन की है, क्या ऑब्जर्व किया है। उसके बाद है लिटर कंट्रोल ओवर फिजिकल सिचुएशन, अभी कई बार फिजिकल सिचुएशन सही नहीं होती, इमोशनली बंदा सही नहीं होता, बीमार हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ऑब्जर्वेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो भी इसकी डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद है लैक ऑफ कंपेटेंसी, कि मतलब जो कंपटीशन की भावना है वो कम होती है, अभी बच्चे किसी के साथ compete नहीं कर रहे हैं तो क्या है उसकी भी कमी होती है इसमें। तो हमारा ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड दैट कवर्स बोथ द क्रिएटिव एंड लर्निंग स्पेयर। अभी हम लर्निंग करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, तो हम किससे लाते हैं, इमेजिनेशन से। हम ये इमेजिन करना लगते हैं थिंग्स को कि ऐसा हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, इस मेथड से करेंगे तो इजी होगा। तो क्या है इमेजिनेशन से ही क्रिएटिविटी आती है। तो क्रिएटिविटी क्या है, मेन कंपोनेंट है आर्ट का। इसका मतलब क्रिएटिविटी का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि सिर्फ जो मटेरियल है, पेंट है, मैटर है, या अपनी बॉडी मूवमेंट्स को पुट कर देना और एक्सप्रेस कर देना इन फॉर्म ऑफ आर्ट। इसमें क्या होता है, हमें स्किल्स की नीड होती है, हमारे एक्सप्रेशन हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो होती है हमारी क्रिएटिविटी की वजह से।
उसके बाद इमेजिनेशन इज़ अ वेरी क्लोज टू क्रिएटिविटी बिकॉज इमेजिनेशन इज पुटिंग थिंग्स आइडियाज़ और फीलिंग्स और मैटर टुगेदर। वही चीज़ है कि इमेजिनेशन से क्या करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी आती है, जिसमें क्या है हम आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कंबाइन करते हैं और इफेक्टिव वे में, क्रिएटिव वे में पुट करते हैं, जो क्या है लोगों को अच्छा लगे और उनको क्या है इसमें रुचि बढ़े उनकी। उसके बाद है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन तो हमारा ऑटोमेटिक होता है, ये हमारा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंटेंट को रिलेटेड अलग अलग हो सकता है और आ सकता है, नेचुरल है ये। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी आर्ट क्या है, आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चा क्या है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। तो फ्री एक्सप्रेशन, जिसमें क्या है बच्चा फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपने आइडियाज़ को, इसमें उस पर कोई बंदिश नहीं होती कि उसे ऐसा नहीं करना है या उसे ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है artists are very good at getting these emotions out in a way that people connect to them easily। मीन्स जो आर्टिस्ट होते हैं उनमें क्रिएटिविटी होती है और वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं इस वे में कि जो लोग हैं उनको इजीली कनेक्ट कर सकें, और क्या है उनकी जो पेंटिंग है या उनकी कोई आर्ट वर्क है उस चीज़ को, उनमें उस चीज़ को देखने की रुचि डेवलप हो। उसके बाद पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इमेजिनेशन हेल्प मेक नॉलेज एप्लीकेबल। अभी इमेजिनेशन से क्या है हमारी नॉलेज है क्या वो एप्लीकेबल होती है। सेकंड है फ्री इमेजिनेशन, कि हमारी जो इमेजिनेशन है टीचर अलाउ करता है बच्चे को कि वो फ्रीली सोच सकता है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। उसके बाद है डेवलप फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्किल्स। मेंटल स्किल्स कैसे डेवलप हो रही है कि हम इमेजिनेशन में सोच रहे हैं, अभी इसमें क्या है हमारी कोग्निटिव डोमेन आ गई, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, और फिजिकली कैसे हम उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, फिर चाहे वो विजुअल हो फिर चाहे वो परफॉर्मिंग हो। उसके बाद है ब्रेन बूस्टर। अभी इसमें क्या है मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है तो क्या है हमारे ब्रेन को बूस्ट मिलता है, हमारी क्या है हमारा आईक्यू, हमारी नॉलेज, हमारा डेवलप होता है। उसके बाद है इमेजिनेशन इज़ मोटिवेटेड। जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो मोटिवेट करती है हमें न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, न्यू थॉट जनरेट करने के लिए, हमारी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है प्रिसीव और लुक, जिसमें क्या है कि बच्चा प्रिसीव करेगा, देखेगा। उसके बाद है थिंक अबाउट इट, जो उसको टीचर ने बोला है सोचने के बारे में, उसके देखने के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा, सोचेगा। कंसीव सम आइडिया, कुछ आइडिया को धारण करेगा कि इसके बारे में ऐसा हो सकता है, और जो वो आइडिया धारण किया अपनी इमेजिनेशन में ले गया उसको फ्रीली एक्सप्रेस करेगा, फिगर इमेजिन करेगा अपने दिमाग में उनके फिगर्स को, और फिर क्या है उनको ड्रॉ करेगा इन ए पेपर, मतलब फ्रीली एक्सप्रेस करेगा अपने दिमाग में जो भी आया। इन स्टेप्स में क्या होता है टीचर बच्चे को अलाउ करता है फ्री एक्सप्रेशन के लिए, कि वो जैसे चाहे जो उसके दिमाग में आ रहा है इस चीज़ को देखकर वो उस चीज़ को क्या बोलता है पेपर पे, चार्ट पे बना के बाकियों को दिखाए कि उससे कैसा लगा या उसकी इमेजिनेशन में क्या आया। उसके बाद पढ़ते हैं अगर इसकी मेरिट्स के बारे में। तो इसकी मेरिट में सबसे पहले है इम्प्रूव आर्टिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड। बच्चे के आर्टिस्टिक नेचर को इम्प्रूव करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है इमेजिनेशन और फ्री एक्सप्रेशन पावर यूज़ हो रही है। उसके बाद है प्रोवाइड न्यू लर्निंग सिचुएशन, बच्चे को न्यू लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथन नॉलेज, नॉलेज को स्ट्रेंथ करता है, इमेजिनेशन यूज़ हो रही है। मेक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बच्चा क्या है जो चाइल्ड है वो इजीली एक्सप्रेस कर रहा है, इमोशनली स्टेबल है, उससे तरीके आ गए हैं कैसे अपने इमोशंस को व्यक्त करना है, किस वे में व्यक्त करना है। इंप्रूव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है जब बच्चा इमोशनली स्टेबल बनता है। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद है इन्हांस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी आती है तो क्रिएटिविटी की क्या है डेवलपमेंट होती है इस मेथड से। उसके बाद है डेवलप फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स, वही कि इसमें फिजिकल एबिलिटीज़ आती है चीज़ों को एक्सप्रेस ड्रॉ करने की। उसके बाद मेंटल एक्टिविटीज़, इमेजिनेशन में जाके चीज़ों को विजुलाइज करने की। उसके बाद है ऑल राउंड डेवलपमेंट, अभी इसमें क्या है उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, फिजिकल स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, मेंटल स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ऑल राउंड उसकी डेवलपमेंट हो रही है। हेल्पफुल इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, ऐसे नहीं है कि आर्ट में ही, बाकी सब्जेक्ट में भी, जैसे साइंस में है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस बना रहे हो, मैथ के लिए बना रहे हो। उसके बाद है हेल्पफुल फॉर टीचिंग यंग चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूजफुल होता है कि उनको इमेजिन करने को बोलते हैं टीचर की, जिससे क्या है उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़े,
और बच्चे में क्या है, थिंकिंग पावर्स, इमेजिनेशन पावर की डेवलपमेंट हो। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए इफेक्टिव होता है। मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग, बच्चों का लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ता है। बच्चे इमेजिनेशन करके ज़्यादा सीखते हैं, तो इससे क्या है, उनका इंटरेस्ट लर्निंग में और बढ़ जाता है कि टीचर इस तरीके से पढ़ाता है जो हमें अच्छा लगता है, हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, जो भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं। अगर हम देखें इसकी डीमेरिट्स के बारे में, तो डिफ़िकल्ट इन क्लास टीचिंग, तो ये क्लास टीचिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे अलग अलग तरीके से उनके दिमाग में किसी भी प्रकार के थॉट आ सकते हैं। और मेन है कि उसमें न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, जैसे नॉइस क्रिएट करें। उसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है, कई बच्चे क्या टाइम लगाते हैं इमेजिन करने में। उसके बाद है लेस इंटरेक्शन, इसमें क्या है, टीचर बच्चे को असाइन कर देता है कि चलो इमेजिन करो और ड्रॉ करो, तो इसमें क्या है, लेस इंटरेक्शन होती है, बच्चे क्वेश्चन पुट नहीं करते हैं, तो टीचर और जो स्टूडेंट कम्युनिकेशन होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद है रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कैसे करना है, कैसे बच्चों को गाइड करना है, क्या उनको बताना है, क्या टॉपिक चूज़ करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद है लेंथी प्रोसेस, अभी क्या है, बच्चे को इमेजिन करने को बोलो तो इमेजिनेशन में एक टाइम लग सकता है। अभी हर की अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, कोई इजीली इमेजिन कर लेता है, इजीली विजुलाइज कर लेता है चीज़ों को, तो किसी को टाइम लगता है, तो ये लेंथी प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद है हमारा डज नॉट कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी हर क्लास में डिफरेंट टाइप टाइप के बच्चे होते हैं, तो क्या है, ये वाला मेथड है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो कोई भी नहीं कैटर करता, क्योंकि हर बच्चा इस सेम मेथड से हर बच्चा तो सीख नहीं सकता, तो इसलिए हर मेथड में लिख सकते हैं डीमेरिट्स में डज नॉट कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये थे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में, उसके बाद पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में, और लास्ट में पढ़ा मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन के बारे में। मैंने ये की पॉइंट्स लिखे हैं, और मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, थोड़ी बहुत सिमिलर्स होती हैं। आप क्या है, जो आपको लग रही हैं आप वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो लिखी हुई है वही लिखनी है। और लास्ट में क्या है, आपको कंक्लूड करना है, पेपर में एक आ सकता है या दो भी आ सकते हैं। अगर एक आता है तो आपने स्टार्ट करना है टीचिंग मेथड से, टीचिंग मेथड क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, तो फिर उसके बाद बताना है, जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड, तो उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है। उसके बाद मेथड पे आना है, फिर मेथड के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके स्टेप्स, उसकी मेरिट और डीमेरिट्स, लास्ट में टीचर का रोल भी बता सकते हैं। अभी इसमें जैसे मेरिट से पता चल जाएगा टीचर का रोल, कि टीचर को क्या करना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी क्या बोलते हैं ऑडिबल होना चाहिए बच्चों के लिए, उनका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उनको एनकरेज करना चाहिए। तो ऐसे इसमें सब आएगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।